हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो ये सेशन है हमारा, इसमें जो हम एडिटोरियल का आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट धोनी, द फेनोमेना, द मैन हु केम, द बॉय हु केम फ्रॉम रांची एंड लाइक जस्ट शॉट अप। सो उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, धोनी के लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं राइटर क्या कह रहे हैं। और इससे पहले कि वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, गाइस, किसी भी बड़े आदमी की, जैसे अभी यहाँ हम धोनी की बात कर रहे हैं, धोनी की लाइफ से इंस्पायर होने का ये मतलब नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, व्हाट एवर योर गोल इज़, आप इस बड़े आदमी से ये सीख सकते हैं कि इसकी मेंटालिटी क्या थी। ऑलराइट, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट मी स्टार्ट विद द हेडलाइन। और ये क्या कहता है? धोनी द फर्स्ट हीरो ऑफ रियल इंडिया। और ये इस सेशन में मैं आपको और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बस ये आर्टिकल पढ़ाऊंगा। इन अ वे दिस इज़ माई थैंक यू टू महेंद्र सिंह धोनी। और इसको देखते हैं। अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब आपको पता है ना, मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन। धोनी सिंबलाइजेस द होप्स, एस्पायरेशंस एंड एबिलिटीज़ ऑफ ए स्मॉल टाउन इंडिया। अ स्टडी इन कंट्रास्ट मतलब एक तरफ तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है और उसके बिल्कुल अपोजिट ऐसा चीज़ है, तो इसको बोलेंगे अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। धोनी क्या सिंबलाइज किए, किस चीज़ के सिंबल बने? होप्स, एस्पायरेशंस और एबिलिटीज़ ऑफ ए स्मॉल टाउन इंडिया। ठीक है ना। अब देखते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट रखूँगा इस सेशन को, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। और आप देखिए कि ऐसा क्या था इस आदमी में जिसने इसको ऐसा शोहरत दिया। दिस स्टोरी हैज़ बिन टोल्ड बिफोर। इस स्टोरी को पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है ना। देख लो, हैज़ बीन टोल्ड, दिस स्टोरी हैज़ बीन टोल्ड। टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ महेंद्र सिंह धोनीज इंटरनेशनल करियर, इनके इंटरनेशनल करियर के शुरुआत में ही। सो इट इज़ परहैप्स फिटिंग, सो इसलिए ये परफेक्ट है, फिटिंग है मतलब परफेक्ट है, दैट इट इज़ टोल्ड अगेन, इसको फिर से बताया जाए, नाउ दैट, अब जबकि हम इसके एंड पे हैं। लेट अस मूव अप। In April 2005, in the middle of a hot and hectic one-day series against Pakistan, note down this word hectic, काफ़ी व्यस्त पाकिस्तान के साथ इनका वनडे सीरीज चल रहा था। द क्रिकेट कार्निवल शफल्ड इनटू विशाखापत्तनम। ये जो क्रिकेट का जो मेला चल रहा था, बहुत बड़ा कार्निवल चल रहा था, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, ये कहाँ चला गया? ये विशाखापत्तनम चला गया। इसी को क्या लिखा है? शफल्ड इनटू विशाखापत्तनम। आपको पता है शफल में क्या करते हैं, एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह जाते रहती हैं। ठीक है ना। ताश के पत्तों को आप शफल करते हैं, तो आप देखिए इसको शफल का कैसे यूज़ किया गया है। मतलब ये क्रिकेट कार्निवल, ये क्रिकेट का जो टूर्नामेंट था उसको लिखा क्रिकेट कार्निवल, और वो सफल कहाँ हो गया, चला कहाँ गया? विशाखापत्तनम में। इट वॉज एन इंडियन टीम दैट फीचर्ड अ बंच ऑफ फ्रेश प्लेयर्स, मतलब जिसने अपॉर्चुनिटी दिया, जिसने टीम में काम करने का मौका दिया, जिसने खेलने दिया, जिसमें बहुत सारे नए फेसेस थे। ठीक है ना। तो जिसने बहुत सारे नए फेसेस को मौका दिया। एंड अमंग देम वाज अ विकेट कीपर बैट्समैन हु ओवर द सेम लॉन्ग हेयर दैट आई डिड एट दैट टाइम। देखो यहाँ पे कहता है कि उन फ्रेश फेसेस में एक विकेट कीपर बैट्समैन था जो बिल्कुल वैसे ही लंबे बाल रखता था। लंबे बाल रखने को क्या किया है? हु ओवर द सेम, वेयर का ही पास्ट टेंस, जो वैसे ही बाल रखता था। एंड आई डिड एट द सेम टाइम, जैसा कि मैं रखता था। अब ये बोल रहा है कि डोंट आस्क, ये मत पूछो क्यों रखता था, और उसका कारण भी बताया है। वी वर ऑल यंग एंड फुलिश वंस। हम लोग सब एक बार जवान थे और मूर्ख थे, ये एक फ्रेज़ है, समझ गए ना। तो कभी अगर आ गया वी वर ऑल यंग एंड व्हाट वंस, तो वी विल फील फुलिश वंस। एज ए ट्रैवलिंग क्रिकेट राइटर देन, दिस सिमिलैरिटी इन मेंस लेड टू अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग एनकाउंटर्स। कहता है कि मैं एक ट्रैवलिंग क्रिकेट राइटर के रूप में, ये जो मेंस में हमारी सिमिलैरिटी थी, लुक एट दिस वर्ड मेन,
MANE, बालों का स्टाइल, हेयर स्टाइल, जैसे आप बालों को अपना झाड़ते हैं उसी को हम मेंस कहते हैं, तो आप ये वर्ड भी लिख लेंगे। सिमिलैरिटी इन मेंस की वजह से क्या हुआ, इनके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनकाउंटर्स हुए। आई वॉज ग्रीटेड एट द एयरपोर्ट विथ चैंट्स ऑफ धोनी धोनी बाई अ लार्ज ग्रुप ऑफ फैंस वेटिंग फॉर द इंडियन टीम टू अराइव। चैंट्स मतलब उनके स्लोगन आने लगे, नारे आने लगे धोनी धोनी का, जब वो एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे और इस आदमी को देखकर सोचे कि महेंद्र सिंह धोनी है। क्रश्ड बाई ऑटोग्राफ सीकर्स एट द होटल वेयर बोथ द टीम एंड आई वर स्टेइंग। जो ऑटोग्राफ सीकर्स थे, जो ऑटोग्राफ मांगने वाले थे, वो इनके मतलब इनको क्रश कर दिए। इतने लोग इनको धोनी समझ गए कि इनको भीड़ ने घेर लिया। देखा क्रश का कैसे इस्तेमाल किया गया है। एंड चीयर्ड इन द होटल बालकनी बाई अनदर थ्रॉन्ग, देखो, और इनको चीयर किया गया होटल के बालकनी में। होटल के बालकनी में किसके द्वारा, एक और भीड़ के द्वारा। और भीड़ के लिए यहाँ क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, थ्रॉन्ग। अब मैंने आपको जो थ्रॉन्ग बताया उसका मतलब तो वर्ब है, कहीं पे भी झुंड बनाकर इकट्ठा होना, और यहाँ झुंड को ही थ्रॉन्ग लिख दिया है। दैट असेंबल्ड ऑन द बेंच फ्रंट अक्रॉस द रोड, बीच फ्रंट अक्रॉस द रोड। जो असेंबल हुआ था मतलब जो जुटा था, जो जमा हुआ था, कहाँ, बीच, रोड की दूसरी तरफ, अक्रॉस का यूज़ देख लो, रोड की दूसरी तरफ, बीच फ्रंट पे। आई मस्ट कन्फेस, मतलब मैं सच सच बताना चाहिए, दैट आई वेव बैक, मैंने उनको वेव बैक किया हाथ हिलाकर, रेलिशिंग दिस मिस डायरेक्टेड अटेंशन। ये जो अटेंशन इनकी तरफ आया था ये तो मिस डायरेक्टेड ही था, क्योंकि लोग धोनी समझ रहे थे और वो इसको क्या कर रहे थे, रेलिश कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, सेवर कर रहे थे। द फॉलोइंग मॉर्निंग थिंग्स चेंज्ड फॉर एवर। उसके बाद का जो मॉर्निंग आया, उस शाम को फॉलो करते हुए जो मॉर्निंग आया, उसने दुनिया को बदल दिया, हमेशा के लिए थिंग्स बदल गई। MSD 23 एक्सप्लोडेड इनटू नेशनल कॉन्शियसनेस। एक्सप्लोडेड इनटू नेशनल कॉन्शियसनेस मतलब राष्ट्र का एक जो कॉन्शियसनेस है, मतलब राष्ट्र की उसको कॉन्शियसनेस को क्या बोलेंगे, जैसे आपका राष्ट्र का एक दिमाग जो है, ठीक है ना, उसमें ये एक्सप्लोड कर गए। विद एन एम्पेरियस 148 123 डिलीवरीज। अब देखो 148 जो बनाया इन्होंने 123 डिलीवरीज में, उसको कैसा गया, कहा गया है इम्पेरियस। इससे ये तो हमको जरूर साबित हो रहा है कि ये प्रूव हो रहा है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। अब मैं आपको इसका मतलब नहीं बताऊंगा, आप जाके इसको डिक्शनरी में देखेंगे। इम्पेरियस 15 4s 4 6s। स्केलिंग द रूफ ऑफ द न्यू, स्केलिंग द रूफ मतलब रूफ तक पहुंच गया तभी तो स्केल कर पाया। स्केलिंग द रूफ ऑफ द न्यू स्टेडियम एटलीस्ट ट्वाइस। द jury is still out whether it was 3 times. The jury is still out। देखो ये राइटर क्या बोला कि कम से कम 2 बार इसने स्टेडियम के छत को स्केल कर लिया इसके छक्कों ने, और कहता है द जूरी इज स्टिल आउट मतलब फैसला अभी भी होना बाकी है कि क्या वो 3 बार था, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं, द जूरी इज स्टिल आउट मतलब फैसला अभी भी आना बाकी है। कुछ लोग 3 बार कहते हैं, कुछ लोग 2 बार कहते हैं। ही वुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड फॉर एनीवन एवर अगेन। इस पारी से वो कैसे हो गए, अब वो किसी से भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। जैसे इस राइटर को देखकर किसी ने महेंद्र सिंह धोनी देखा, समझ लिया अब कोई भी हो कंफ्यूज्ड फॉर एनीवन, ठीक है ना। कंफ्यूज फॉर एनीवन मतलब किसी के बदले में कंफ्यूज हो जाना, जैसे कि राइटर को धोनी समझ लिया। तो अगर मुझे किसी को अपने फ्रेंड के रूप में कंफ्यूज कर लिया तो क्या मैं कैसे लिखूंगा। अच्छा ये वर्ड मैं आपको लेवल 2 के उसमें डिस्कस करूंगा, कन्फ्यूज्ड फॉर। ऑलराइट, सो ही वुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड फॉर एनीवन एवर अगेन। अब किसी के साथ भी उनको कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, कोई कन्फ्यूज नहीं करेगा उनको। लॉन्ग हेयर और नॉट, वो लॉन्ग हेयर रखे या नहीं। एंड वुड गो ऑन टू बिकम इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर ऑफ द नेक्स्ट डिकेड एंड ए हाफ। और यहाँ से वो क्या बन जाएंगे, यहाँ से वो आगे बढ़ के ये बन जाएंगे इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर ऑफ द नेक्स्ट डिकेड एंड हाफ, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पब्लिक फिगर। ये राइटर ऐसा क्यों लिखा है, एंड वुड गो ऑन, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। देखो ये 2005 धोनी का, तो ये 2005 में ये बात अभी कह रहा है, 2005 की बात अभी कह रहा है। तो उस समय क्या बोलता, धोनी विल बिकम, और इसी विल को
पास्ट के विल को अभी प्रेजेंट में लिख रहा है, इसीलिए वुड हो गया। समझ गया ना? राइट थ्रू हिज जर्नी which effectively began that morning in Visakhapatnam, Dhoni was a complicated figure that India really could not get a handle on. उस दिन से लेकर जब से उनकी जर्नी शुरुआत हुई उस मॉर्निंग को विशाखापट्टनम में, धोनी हमेशा से ही एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर रहे हैं, एक जटिल फिगर रहे हैं जिस पे इंडिया कभी हैंडल नहीं कर पाया, मतलब जिसको इंडिया कभी समझ नहीं पाया। हिज इज़ अ स्टोरी ऑफ मैनी कॉन्ट्रास्ट, उनका जो स्टोरी है वो बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट का है, मतलब बहुत सारे साइड्स का है, बहुत सारे पक्षों का है। अ सब्जेक्ट ऑफ बोथ इंट्रीग एंड फैसिनेशन, ये किस चीज़ के सब्जेक्ट थे? बोथ इंट्रीग एंड फैसिनेशन, मतलब धोनी किस चीज़ का विषय बने हुए थे? इंट्रीग का, ठीक है ना? इंट्रीग मतलब जब किसी को जानने की लालसा होती है, किसी में कुछ मिस्ट्री टाइप की चीज़ होती है और उसकी वजह से आपको जो जानने की लालसा होती है वो होता है इंट्रीग। और फैसिनेशन, बहुत सारे लोग फैसिनेटेड रहते थे। रेडिएटिंग बोथ चार्म एंड एबरेसिवनेस, अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सिखाता हूँ, ये दोनों चीज़ रेडिएट करते थे। रेडिएट करना मतलब जैसे कि कोई गर्म चीज़ है, ठीक है ना? एनी हॉट थिंग, मान लो ये आपका प्रेस है जिससे आप आयरन करते हो, तो इससे हीट रेडिएट होते रहता है, मतलब हीट इससे बाहर निकलता रहता है। तो धोनी क्या रेडिएट करते थे? उनकी पर्सनालिटी से चार्म और एबरेसिवनेस। अब देखो कॉन्ट्रास्ट का बात हो रहा है, यहाँ इंट्रीग और फैसिनेशन का बात हुआ, दोनों चीज़ कॉन्ट्रास्टिंग। यहाँ चार्म और एबरेसिवनेस का बात हो रहा है, मतलब चार्म तो एक अच्छा क्वालिटी है आदमी का, खुश मिजाजी, और एबरेसिवनेस तो इसका जस्ट ऑपोजिट टाइप का चीज़ है। अब आप इसको भी डिक्शनरी में देखेंगे, ठीक है ना? लेकिन इस तरीके से पढ़ते समय, बहुत लोग बोलते हैं सर पढ़ते समय ये डिक्शनरी खोल के देख ले, नहीं, पढ़ते समय आप इसको बस लाइन कर सकते हैं और यहाँ से बस आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ वो चार्म रेडिएट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एबरेसिवनेस रेडिएट कर रहे हैं, मतलब चार्म का कोई उल्टा चीज़ होगा। रिएक्टिंग विद बोथ पैशन एंड डिसएंगेजमेंट, कभी कभी ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे बहुत पैशनेट हैं उस गेम को लेकर, और कभी कभी ऐसे रिएक्ट करते थे कि ठीक है गेम ऐसी जगह पे है लेकिन हम इतना भी ज़्यादा इंगेज नहीं है उसमें। प्रोवाइडिंग मोमेंट्स ऑफ बोथ अनकन्फाइंड जॉय एंड अनएडल्टरेटेड एंग्विश, तो इन सारी चीज़ों से क्या मिलता था, वो क्या लोगों को प्रोवाइड करते थे? अनकन्फाइंड जॉय, ऐसा जॉय जो लिमिटेड नहीं है, जो किसी भी चीज़ में बंधा नहीं है, ऐसा मोमेंट्स प्रोवाइड करते थे। और अनअडल्टरेटेड एंग्विश का भी, एंग्विश का मतलब दुख के साथ साथ थोड़ा गुस्सा, और अनअडल्टरेटेड लिखा है, ये वर्ड देख लो भाई। अडल्टरेट, अडल्टरेट का मतलब किसी भी चीज़ में मिलावट करना, ठीक है ना? जैसे खाने पीने के सामान में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, नकली गलत चीज़, तो उसको हम लोग फूड अडल्टरेशन कहते हैं। तो धोनी कैसा चीज़ प्रोवाइड करते थे? अनकन्फाइंड जॉय, मतलब अनलिमिटेड जॉय। ओके, अनलिमिटेड जॉय के साथ साथ बिना किसी मिलावट के एंग्विश, अनअडल्टरेटेड एंग्विश भी दे देते थे, लोगों को गुस्सा और दुख भी दे देते थे। एंड डॉनिंग द रोल, देखो अभी यहाँ पे रोल को फिर से डॉन कर रहे हैं, ठीक है ना? जब आप कोई भी चीज़, कोई एक कैरेक्टर निभाते हो तो आप उसको क्या करते हो? उसको डॉन करते हो। आपको मैंने ये बताया था, आप यूनिफॉर्म को भी, कभी कभी मिलिट्री के यूनिफॉर्म को क्या करते हो? आप डॉन करते हो। तो डॉनिंग द रोल ऑफ बोथ रिबेल एंड डिक्टेटर, ये दोनों चीज़ का ही रोल निभाते थे, दोनों चीज़ के ही रोल को डॉन करते थे। रेबेल को मतलब बागी भी, और डिक्टेटर भी, तानाशाह भी। रिबेल जो होता है वो हमेशा तानाशाह के अगेंस्ट जाता है और डिक्टेटर रिबेल को दबाना चाहता है, लेकिन इनका कॉन्ट्रास्ट देखो, ये दोनों रोल निभाते थे, रिबेल का भी और डिक्टेटर का भी। नॉट सरप्राइजिंग देन दैट हिज क्रिकेट लेगेसी इज़ बोथ इलस्ट्रियस एंड प्रॉब्लमेटिक, इसलिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि इनका जो क्रिकेट का लेगेसी है, इनका जो क्रिकेट का हिस्ट्री है, इनका जो क्रिकेट का लाइफ है, वो बहुत इलस्ट्रियस भी है। इलस्ट्रियस मतलब जिसका इलस्ट्रेशन, व्याख्या दिया जा सके, ठीक है ना? मतलब बहुत ही बढ़िया भी है और बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है। ओके, देखो ज़रा और क्या लिखता है। मैं इससे पहले थोड़ा टाइम देख लूँ, 14 मिनट्स हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो पूरा ही पढ़ा देता हूँ। ये आर्टिकल, इट्स नॉट ईजी टू कैप्चर व्हाट एम एस धोनी मीन्स टू क्रिकेट, एम एस धोनी क्रिकेट को क्या मीन करते हैं, ये आसान नहीं है समझना। ही वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ बैट्समैन,
वो सबसे अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, बल्लेबाजों में से एक नहीं थे, उसको कैसे लिखा गया है, बल्लेबाजों में से एक नहीं थे, उसको कैसे लिखा गया है, ही वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ बैट्समैन, मतलब सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक नहीं थे। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ बैट्समैन। बट कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव, लेकिन वो सबसे इफेक्टिव हो सकते थे। ही वॉजेंट द सेफेस्ट ऑफ विकेट कीपर्स, अब देखो फिर यहाँ लिख दिया सेफेस्ट ऑफ विकेट कीपर्स, सबसे सेफेस्ट विकेट कीपर्स में से नहीं थे, ग्रेटेस्ट ऑफ बैट्समैन लिखा, बट वो सबसे सेफेस्ट विकेट कीपर्स में से नहीं थे, बट केम अप विद गेम चेंजिंग डिसमिसल्स, गेम चेंजिंग रनआउट्स और गेम चेंजिंग, गेम बदल देने वाले स्टंप्स। नॉर वॉज ही, और ना ही वह थे, डिस्पाइट हिज फेनोमेनल सक्सेस, उनके बहुत ही शानदार सक्सेस, फेनोमेना जो बन जाए ऐसे सक्सेस के बावजूद, द मोस्ट टैलिस्मैनिक ऑफ कैप्टन्स, इन सब के बावजूद वो सबसे टैलिस्मैनिक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मोस्ट टैलिस्मैनिक ऑफ कैप्टन्स, मतलब सबसे टैलिस्मैनिक कैप्टन्स के बीच। तो टैलिस्मैनिक कैप्टन्स क्या हो गया, टैलिस्मैन मैंने आपको बताया था कि ये वो क्या वर्ड होता है, और जिन लोगों ने भी CBSE से पढ़ाई की है या NCERT की किताबें पढ़ी हैं, उसमें पहला ही पेज रहता है गांधीजीज टैलिस्मैन, क्या लिखा रहता है, गांधीजीज टैलिस्मैन, मैं यहाँ लिख देता हूँ टैलिस्मैन। टैलिस्मैन का मतलब कोई युक्ति, जैसे एक ताबीज बोलते हैं ना, आप हिंदी में ताबीज बोलते हैं, वो क्या करता है, सारे दुखों को दूर कर देता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो टैलिस्मैन का मतलब कोई ऐसा सजेशन, कोई ऐसा आइडिया जो दुखों को दूर कर दे, जिससे सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है ना। तो आप इस वर्ड को फिर से समझ लीजिए। तो ये ऐसे भी कैप्टन्स नहीं थे जो हमेशा इनके पास कोई टैलिस्मैन रहता था, चलो इस चीज़ से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति। देयर आर एनफ कंटेंडर्स इन ईच ऑफ दोज कैटेगरीज, मतलब ये जितने भी कैटेगरी बोला गया, टैलिस्मैनिक कैप्टन्स का, सेफेस्ट विकेट कीपर्स का, ग्रेटेस्ट बैट्समैन का, इन सारे कैटेगरीज में बहुत सारे दावेदार हैं, कंटेंडर्स हैं, एनफ कंटेंडर्स हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया और विदेशों में भी। अगेंस्ट होम धोनी वुड नॉट बी एबल टू होल्ड हिज ओन, मतलब उनके खिलाफ धोनी टिक नहीं पाएंगे, को देखो कैसे लिखा जाता है, वुड नॉट बी एबल टू होल्ड हिज ओन। अगर आप अपना ओन होल्ड कर लेते हो, इफ़ यू होल्ड योर ओन, मतलब आप अपने आप को टिका लिए, आप अपने आप को संभाल लिए। तो देखो इस चीज़ को कैसे लिखा गया है कि दुनिया में बहुत सारे सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, सबसे अच्छे विकेट कीपर्स हैं, सबसे अच्छे कैप्टन्स हैं, धोनी अगर इनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन उसके आगे क्या लिखता है, इट इज़ परहैप्स इवन हार्डर टू कैप्चर व्हाट ही मीन्स टू इंडिया, और ये और भी ज़्यादा हार्ड है ये कैप्चर करना कि वो इंडिया को क्या मीन करते हैं, इंडिया के लिए वो क्या मायने रखते हैं। एंड वाई ही ट्रांसेंडेड स्पोर्ट टू बिकम अ पब्लिक फिगर, ट्रांसेंडेड मतलब टू किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से बदल देना, टू चेंज, ठीक है ना। जब आप किसी को ट्रांसेंड करते हैं तो उसको एक नॉर्मल से बहुत ही अद्भुत बना देते हैं किसी चीज़ को। और ये समझ पाना भी मुश्किल है कि उन्होंने कैसे स्पोर्ट को एक पब्लिक फिगर बना दिया, ठीक है ना। पब्लिक फिगर आप समझते हैं ना, जनता जिसको मानती है, तो उन्होंने खेल को एक ऐसा चीज़ बना दिया जिसको जनता मानने लगी। ही वेंट फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री लाइन के जो क्रिकेट फील्ड पर होता है उसके कन्फाइंस से, उसके लिमिट से वो बहुत आगे गए, फार बियॉन्ड गए। और फॉर दैट मैटर, और इसी बात पे, एनी अदर बाउंड्रीज दैट सोसाइटी कुड हैव एनक्लोज्ड हिम। देखो इस चीज पर गौर करना, इस फ्रेज पर, ही वेंट फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑन क्रिकेट फील्ड, क्रिकेट फील्ड पर वो बाउंड्री लाइन के कन्फाइंस से बहुत आगे निकले। और अगर यही बात है, अगर बाउंड्री लाइंस की ही बात है, और अगर बाउंड्री लाइंस की ही बात है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, और फॉर दैट मैटर। और अगर बाउंड्री लाइंस की बात है तो किसी भी अदर बाउंड्री जो समाज जिनमें उनको समाज कैद कर सकता था, वो उन सब से आगे गए। ओके, आगे देखो, ही वॉज नेवर मेंट टू सक्सीड। नाउ ये पैराग्राफ आप देखना, आपके लाइफ के लिए है ये पैराग्राफ,
आप खुद देखो कि आप इसके लाइफ से क्या सीख सकते हो। एक लड़का जो रांची से आया था, जिसको हॉबी था क्रिकेट खेलना और जिसने स्टेट रणजी लेवल पे खेल दिया, वहीं पे 99% के सपने ख़त्म हो जाते हैं। और उसके ऊपर से अगर एक रेलवे में जॉब मिल गया टीटी का तो ख़त्म, सारे सपने ख़त्म, फिर तो आपने दुनिया जीत ली। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, समझ गया ना, उतने पे तो सब लोग ख़त्म हो जाते हैं। वही राइटर यहाँ लिख रहा है कि ही वॉज नेवर मेंट टू सक्सीड इन द मैनर दैट ही डिड। ही वॉज नेवर मेंट टू सक्सीड मतलब ऐसे सक्सेस प्राप्त करने के लिए बने ही नहीं थे वो, या ऐसे सक्सेस वो प्राप्त कर ही नहीं सकते थे जैसा उन्होंने किया। अ बॉय फ्रॉम रांची, टिकट कलेक्टर बाय प्रोफेशन एंड विकेट कीपर बैट्समैन बाय हॉबी। The fact that he played in the state Ranji team was good enough end of the script। और सिर्फ ये बात कि वो रणजी टीम में खेल लिया है एक रांची का लड़का जिसको टीटी का नौकरी करना था, और एक मिडिल क्लास का जिसकी सबसे हाईएस्ट एस्पायरेशन ही है रेलवे में एक टीटी की नौकरी, और जैसा आम समाज में होता है, ऐसा कोई अगर स्टेट रणजी टीम खेल ले तो आज तो वो उसके आगे उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये जो फैक्ट है कि उसने स्टेट रणजी टीम खेल लिया, यही इतना बढ़िया कारण था कि स्क्रिप्ट यहीं पे ख़त्म हो सकता था कि हाँ भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, रांची का लड़का स्टेट टीम खेल लिया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है लोगों के लिए। नथिंग मोर वॉज नीडेड, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए होता है। बट सम हाउ हिज स्टोरी डिडंट स्टॉप देयर। लेकिन किसी तरह इनकी कहानी यहाँ नहीं रुकी। ही मेड इट टू द इंडियन साइड, वो इंडियन साइड में गए, लेड इट, कैप्टन बने, 1-2 वर्ल्ड कप्स, 2 वर्ल्ड कप जीता, एंड देन फैशन an entire generation of dreamers in the same manner that Sachin Tendulkar had done in the previous decade। और देखो इस वर्ड पे गौर करना, फैशन्ड। उन्होंने इंडियन टीम में मेड किया, मतलब इंडियन टीम में चुने गए, उसको कप्तानी किया, 2 वर्ल्ड कप जीते, और एक पूरा जेनरेशन ऑफ ड्रीमर्स को फैशन किया मतलब पैदा किया, बनाया, उनको कंडीशन किया, बिल्कुल उसी मैनर में, उसी तरीके में जैसे सचिन तेंदुलकर प्रीवियस डिकेड में किया करते थे। समझ गए? तो ये चीज़ बताने का मेरा सिर्फ आपका एक ही मतलब है कि आप देखो कि कोई आदमी, आप देखो आपका सबसे बड़ा अभी जॉब, अभी आपका ड्रीम क्या होता है, किसी भी तरह एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और बहुत लोग, आप लोगों में से भी ऐसे हैं जो कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। सोच को ऊपर ले जाना है, ड्रीम बिग, तभी तो आप कुछ अचीव कर पाओगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसा पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, इसीलिए इसने वहीं पे हार नहीं मानी, रणजी टीम पे ही हार नहीं मानी, टीटी बन के ही हार नहीं मानी। इनको भी नहीं पता था। ही जस्ट केप्ट वर्किंग, ही जस्ट केप्ट ड्रीमिंग, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। जब ये रांची से आया हुआ लड़का इतना बड़ा स्टार बन सकता है तो आपके अंदर भी वो बात है। आप कभी मत ये सोचो कि किसने सीबीएसई से पढ़ाई की और वो मेरे से कितना आगे है और क्या है। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड कीप ड्रीमिंग। नाउ देखते हैं क्या लिखा है। तेंदुलकर हुज करियर स्टार्टेड अराउंड द सेम टाइम इंडिया वाज बीइंग लिबरलाइज्ड। इंडिया का लिबरलाइजेशन आपको पता है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1990 के पहले 1990 के पहले क्या था कि देश में हर चीज़ पे सरकार का कब्जा था। किस चीज़ पे कब्जा था मतलब सरकार ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती थी। जैसे सरकार ही टेलीफोन लगाएगी, सरकार ही चीनी बेचेगी, सरकार ही पेट्रोलियम, ठीक है ना, ऐसी तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और बाहर की कंपनी को नहीं आने देंगे, प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं आने देंगे। लेकिन 1990 में जब हमारे मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर थे तो इंडिया ने बोला कि हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे और हम क्या लाएंगे, एलपीजी लाएंगे। एलपीजी गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, मतलब हम अपने मार्केट को क्या करेंगे, लिबरल बनाएंगे, खोलेंगे, संकुचित नहीं रखेंगे। अपने मार्केट को हम खोलेंगे, बाहर की कंपनी अगर आगे बिजनेस करना चाहती है तो हम उसको करने देंगे। तो ये हो गया लिबरलाइजेशन। फिर प्राइवेटाइजेशन, हम प्राइवेट कंपनीज़ को मौका देंगे। तो इस प्राइवेट कंपनीज़ को मौका मिला, उसी के बाद ये सारी चीज़ों में प्राइवेट कंपनीज़ आ गई। नहीं तो पहले सरकार चीनी भी बेचती थी। और ग्लोबलाइजेशन, हम दुनिया भर की कंपनीज़ को आने देंगे, तभी मार्केट खुलेगा और तभी हम पैसे कमा पाएंगे, ये सरकार। तो इसी को बोला गया तेंदुलकर हुज करियर स्टार्टेड अराउंड द सेम टाइम इंडिया वाज बीइंग लिबरलाइज्ड, मतलब 1990 के आसपास का ही इनका करियर शुरू हुआ है और उसी टाइम लिबरलाइजेशन शुरू हो रहा था।
ठीक है ना। तो जरा सा देख लो, तेंदुलकर whose career started around the same time India was being liberalized became the talisman of a nation starting to exile। तेंदुलकर किस चीज़ का टैलिस्मैन बन गए थे? टैलिस्मैन बन गए थे मतलब किस चीज़ का सिंबल बन गए थे, किस चीज़ का सॉल्यूशन बन गए थे, किस चीज़ का होप बन गए थे? एक नेशन जो अभी सांस लेना शुरू कर रहा था, एक्सेल करना शुरू कर रहा था। ही वॉज द फेस दैट लॉन्च्ड अ मिलियन ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स को लॉन्च करने वाले फेस बन गए। ईच फीडिंग ऑन हिज पावर, सब उनके पावर पे फीड कर रहे हैं, मतलब अपना फायदा उठा रहे हैं। पावर उनका और भोजन किनका चल रहा है? इन सारे ब्रांड्स का। ही वॉज द परफेक्ट फिट फॉर दैट टाइम, उस समय के लिए परफेक्ट फिट थे। अ बॉय फ्रॉम ए लिटरेरी मतलब पढ़ा लिखा, इज्जतदार, येट फिनेंशियली मॉडेस्ट फैमिली, और फिनेंशियल रूप से मॉडेस्ट मतलब साधारण परिवार से। एनकम्पासिंग द ड्रीम्स एंड होप्स, और ये किस चीज़ को एनकम्पास कर रहा था? ये फिर से आपके पास लाइन कर आ गया, और एनकम्पास का मतलब इंक्लूड करना। तो ये क्या चीज़ एनकम्पास कर रहे थे सचिन तेंदुलकर? ड्रीम्स एंड होप्स दैट इंडिया हैड फ्रॉम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया को जो नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे थे लिबरलाइजेशन के बाद से, उसके जो इसके ड्रीम्स और होप्स थे, सचिन उसको एनकम्पास कर रहे थे, उसको इंक्लूड कर रहे थे। दैट विड कम विद ओपनिंग इट्स डोर टू द वर्ल्ड। धोनी, दो वी डिड नॉट रियलाइज इट एट द, धोनी जैसा कि हम लोगों ने, हालांकि हम लोगों ने उस समय रियलाइज नहीं किया था। अब किस समय ये देखते हैं। हालांकि हमने उस समय रियलाइज नहीं किया था, लेकिन ये क्या थे? धोनी वॉज द परफेक्ट फिट टू कैरी तेंदुलकर्स बैटन, तेंदुलकर के बैटन को कैरी करने वाला, मतलब तेंदुलकर के लेगेसी को कैरी करने वाला धोनी परफेक्ट फिट था। और यहाँ बैटन लिख दिया। बैटन का मतलब आपको पता है कि एक डंडा टाइप का चीज़ होता है। तो आप देखते हैं जब वो रिले रेस जिसमें रेसर नंबर 1 दौड़ता है डंडा लेकर और 2 को दे देता है, अब 2 आगे बढ़ता है, तो जो तेंदुलकर ने कैरी किया वो किसको दे दिया? अब धोनी को। ही टुक अ फ्लाइट एट ए टाइम 15 ईयर्स आफ्टर लिबरलाइजेशन के 15 साल बाद इसने फ्लाइट पकड़ा था इस बच्चे ने, मतलब कि 2004 के आसपास। व्हेन ए स्मॉल टाउन इंडिया वाज जस्ट गेटिंग रेडी टू सोर, जब इंडिया के छोटे छोटे जो शहर थे वो बस तैयार हो ही रहे थे, 2000 के आसपास का ये बात बता रहा है। तैयार हो ही रहे थे किस चीज़ के लिए? सोर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना। धोनीज राइज वॉज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एस्पायरेशंस। अब देखो, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जो चीज़, कोई भी चीज़ जब उभर के आए ना, तो वहाँ पे हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मैनिफेस्ट। ठीक है ना। द डिजीज मैनिफेस्ट, द सिम्टम्स मैनिफेस्ट इन 2 days, मतलब उभर कर आते हैं। तो धोनी क्या थे? ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन थे। मेंटल रूप से तो आप समझ रहे हो कि नए शहरों का जो उम्मीद है और वो सारी चीज़ है। जो धोनी थे वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन गए, लोगों की उम्मीदों का जीता जागता प्रमाण बन गए, एस्पायरेशंस के, जो कि अभी तक क्या थे? नेग्लेक्टेड थे, नन सिटी स्लीकर्स कहा जाता था, मतलब इनको सिटी भी नहीं माना जाता था। सो गाइज दैट विल बी ऑल। और मैं आपको जाते जाते एक और बात बताता हूँ कि मैंने एक बार इनका इंटरव्यू देखा था, इनका इंटरव्यू नहीं, हिज अंकल्स इंटरव्यू, एंड हिज अंकल सेड दैट धोनी इज़ सच अ पर्सन दैट अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो उससे बहस भी नहीं करते हैं, ही जस्ट गोज़ अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसको मैं चाहता हूँ कि अपने लाइफ में फॉलो कर सकूँ। आप भी अगर कर सकते हैं तो डू इट। और इसी बात पे आई विल से गुड बाय, टेक केयर।